अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल फाते साहब? तबीयत ठीक है आपकी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लेट्स खैरियत से स्टार्ट। होंगे। अल्लाह पाक का करम। स्टार्ट करिए जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन को। जस्टिस एंड यूनिवर्सल राइट्स इनिशिएटिव्स की जानिब से आप तमाम हजरात को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद। मुख्तसर तारुफ से आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम सैयद अब्दुल फताह शाह है और मैं कहूटा लॉ कॉलेज में एलएलबी के आखिरी साल का तालिब इल्म हूँ। हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुकर्रर एक ऐसी नाबग़ह रोज़गार शख्सियत हैं जो ना सिर्फ अपने शोबे वकालत में एक सनद की हैसियत रखते हैं बल्कि इंसानी हकूक़ की पासदारी के अलमबरदार भी हैं। मेरी मुराद जनाब मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट साहिब हैं। आप एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं और मतीन एंड लॉ एसोसिएट्स लॉ फर्म के फाउंडर और सीईओ हैं। मियाँ अब्दुल मतीन साहिब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएट मोजिस शुरका। आज का ये लेक्चर अपनी नौयत में एक इंतहाई अहम और मुनफरिद है और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल तो ये कि इस लेक्चर का जो मौजू है वो एक ऐसा मौजू है कि जिसने आज तक कानूनी माहिरीन को इंतहाई परेशान किए रखा और इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा और बोला गया है, लेकिन ताहाल इस हवाले से एक बहुत बड़ा खला हमारे लीगल सिस्टम में मौजूद है। दूसरी वजह यह है कि आज का ये लेक्चर एक ऐसे मुअज़्ज़िज़ वकील साहिब की मरहून मिन्नत है जो इन तमाम मुशगावियों से रोज़मर्रा की बुनियाद पर वाकफियत रखते हैं। इसी ज़िमन में जस्टिस एंड यूनिवर्सल राइट्स इनिशिएटिव ने आज के इस सेशन का इनेकाद किया है। इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मुकर्रर से दरख्वास्त करूँ, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि दौरान लेक्चर अपना जो कैमरा है वो और अपनी माइक को बंद रखें। आखिर में एक मुख्तसर वक्त सवाल जवाब की नशिस्त के लिए रखा गया है जिसमें आप सब के सवालात को लिया जाएगा। तो बिला तक किसी ताख़ीर के सर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कीमती तजुर्बात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अब्दुल फताह साहब, सबसे पहले वालेकुम सलाम आपको और तमाम दोस्तों को जिन्होंने ज्वाइन किया राइटली और टाइमली। आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, उसमें आपने मुझे माहिर कानून के तौर पर इंट्रो करवाया मेरा। ये जरा स्लाइड सामने रख दें हुमैरा मुस्तफ़ा। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। उसकी वजह ये है कि इस सेशन का जो नाम है ना, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सेशन का नाम है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। मैं सबसे पहले ये देख लूं, ये स्लाइड जरा बड़ी कर दें जी। ये अमीर हरस साहब जरा मेरा मैसेज देखिएगा। ये अब्दुल फताह साहब, ये स्टूडेंट्स को जो स्लाइड है बड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है? हमारे देखने वाले हैं भाई तरफ सही है। सर बड़ी दिख रही है, सर बड़ी दिख रही है। बस ठीक है, यानी इशू उनका नहीं है, इशू मेरी तरफ से है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ना अपनी स्लाइड नंबर 2 पे ले जाता हूं। देखिए जी, स्लाइड नंबर 2, पेज नंबर 2 देखिएगा। हाँ, ये लड़का पहचाने कौन है? कोई देखा देखा लड़का लग रहा है। साल 2024 5 अप्रैल को मेरे दफ्तर में रेड होती है पंजाब पुलिस की। डाले शाले आते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा करते हैं। गिरफ्तारी तो बाद में डाली गई, और गिरफ्तारी इसलिए पड़ गई कि वो वीडियोस बन गई, वायरल हो गई, वरना शायद हम कोई मिसिंग पर्सन होते। तो ऑफिस से वीडियोस बाहर निकली, पता लगा जी मुझे पुलिस पकड़ के लेके गई है अननोन प्लेस के ऊपर। और उसके बाद तशद्दुद तशद्दुद के बाद सारी रात के जी फलानी एजेंसी आपके पीछे है, तो टमकानी एजेंसी आपके पीछे है।
और अर्ली मॉर्निंग मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है, 3 डेज फिजिकल रिमांड मिलता है, और 3 डेज फिजिकल रिमांड के बाद ये मेरी एक पिक्चर बना के एक एसपी को भेजी जाती है, क्योंकि एसपी साहब ने ये पिक्चर आईजी पंजाब साहब को भेजनी थी, और आईजी पंजाब साहब ने ये पिक्चर देख के लुत्फ अंदोज होना था। तो उन्होंने क्या किया, ये मेरी पिक्चर बनाई हथकड़ियों के अंदर। तो चूंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने राइट्स को पढ़ना है, तो सबसे पहला जो राइट है वो तो किसी भी शख्स का है, वो डिग्निटी है। तो मेरी ये तस्वीर बनाने के बाद वायरल तो कर दी पुलिस वालों ने, लेकिन जिन्होंने ये तस्वीर बनाई थी उन सब के ऊपर फिर पर्चे हुए, फिर चर्चे हुए, उन सब के फिर खर्चे हुए। 5 अप्रैल 2024 को ये ली गई जो तस्वीर थी, ये बताती है कि किस तरह एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को गिरफ्तार करके ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। आम लोगों का क्या हाल होगा जिनको रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको ब्रीच कर दिया जाता है। ये सेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वुकला को पता लग जाए कि क्या बेसिक राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी कैदी के, किसी भी हवालाती के, किसी भी मुलजम के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो ये राइट्स के लिए जंग लड़ना शुरू कर देंगे, हाफ का निजाम कायम हो जाएगा। तो इस पहली पिक्चर के अंदर जो पहला राइट मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि किसी भी शख्स को हथकड़ी लगाना रूल नहीं है। अब देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर जो पर्चा था ना, पर्चा ये था कि मैंने थाने की वीडियो बनाई है, ये है पर्चा। और थाने की अगर वीडियो बनाई है तो 18 पी का एक्ट लगता है। अगर 18 पी का एक्ट लगता है तो वो तो एक नॉन कग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि पर्चा हो ही नहीं सकता था। अगर पर्चा नहीं हो सकता तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी। और मान लीजिए कि अगर पर्चा हो सकता था और पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, तो मुझे हथकड़ियां उस सूरत में लगानी थी जब मेरे भाग जाने का अंदेशा हो। मैं कुछ 4 से 5 मरतबा अरेस्ट हूं, मैंने खुद पुलिस को कहा यार मनु दस दिया करो, मैं आ जाया करा अरेस्ट देने। भागने की क्या जरूरत है हमको? हमें पता है हमने कोई जुर्म नहीं किया, कोई चोरी डकैती, कोई बड़ा काम नहीं किया ऐसा जिसके बाद हम लंबे खाते जेल में जाएं। तो भागने की कोई रीजन और कोई जवाब रहता ही नहीं। तो हथकड़ियां लगाना रूल नहीं है, इसको याद रखिए कि जब आप वकील बनेंगे और अगर आप वकील हैं, आप अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको हथकड़ियां लगा दी गई हैं, जोर से लगा दी गई हैं, इस डर से कि कहीं भाग ना जाए। ये रूल नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जहां पर खतरा हो कि मुलजम के ऊपर पर्चा बहुत भारी है, इसके भागने का अंदेशा है, पकड़े जाने के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। आपने देखा होगा पिंकी कोकेन को हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी और पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया था कि पिंकी जो कोकेन है और पिंकी हीरोइन कराची वाली, तो उसको जी हथकड़ियां नहीं लगाई गई। ये तो जी बड़ी ज्यादती हो रही है, गरीब को हथकड़ियां लगाई जाती हैं, तो जी पिंकी को तो हथकड़ी नहीं लगाई गई। ये आपने वीडियोस देखी होंगी, उसकी मटकते हुए चल रही थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने कहा कि खतून को हथकड़ी लगाई ही नहीं जा सकती। खतून के लिए तो वैसे ही एक्सेप्शन है। आज भी आप अदालतों में जाएं, नारकोटिक्स के अंदर कई खवातीन गिरफ्तार हैं, 302 के अंदर गिरफ्तार हैं खवातीन, और ऑफेंसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, लेकिन उनको हथकड़ियां लगा के पेश नहीं किया जाता। खवातीन के साथ वैसे ही लेडी कांस्टेबल्स होती हैं, उनके भागने का खतरा भी ज्यादा नहीं होता। तो पहला जो बेसिक राइट आपने इन्वेस्टिगेशन का समझना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तभी होती है जब FIR हो चुकी होती है। FIR के बगैर कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है FIR के बाद। तो जो हम राइट्स का जिक्र करेंगे ना, वो हम उन राइट्स का जिक्र करेंगे जिसमें मुलजम गिरफ्तार हो गया, और जिनमें गिरफ्तार नहीं हुआ उन राइट्स को लेकर भी मैंने एक स्लाइड बनाई है। मैं आपको उन सारी चीजों को बताऊंगा। स्लाइड नंबर 3 पे आइएगा। मैं आपको एक और बेसिक फंडामेंटल राइट बताने लगा हूं। ये राइट है डिनायल ऑफ द काउंसिल ऑफ चॉइस। मेरा ये बड़ा फर्म बिलीव रहा है कि पूरे मुल्क के चोर, डकैत, 2 नंबर सियासतदान सब मिलकर अगर इस्टेब्लिशमेंट को इंसाफ के निजाम से और सियासत के निजाम से बाहर निकाल दें तो पूरे मुल्क का निजाम ठीक हो जाए। पिछले 80 सालों से, तकरीबन 80 सालों से, ये 2027 आ रहा, 80 पूरे हो जाने हैं, तकरीबन 80 सालों से पाकिस्तान के हालात ये रहे हैं कि हमारे वुजरा चेंज होते रहे, कोई वजीर आजम टिक नहीं सका। नेहरू तो यहां तक कह दिया कि मौनियत तोतियां नहीं बदलता जिन्हें पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है। अब तोती का मतलब आप समझते होंगे कि शलवार की जगह
धोती बांधी जाती है तो नेहरू कहता था मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितना पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सियासी निजाम के ऊपर मुस्कुराता। क्या सियासी निजाम है जिसके अंदर सियासतदान ही गिरफ्तार होते रहते हैं और गंद दूसरे डाल जाते हैं। बेसिक राइट है इन्वेस्टिगेशन के बाद का, वो ये है राइट ऑफ कौंसल। राइट ऑफ कौंसल का मतलब ये है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसको फौरी तौर पे कहा जाए कि तुम्हें जो वकील पसंद है बताओ, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस वकील की मौजूदगी में होगी। अब इतनी बड़ी बदकिस्मती हमारी, इतनी बड़ी बदकिस्मती हमारी कि मुलजम गिरफ्तार होता है, उसके वकील को क्या, उसके घर वालों को नहीं पता होता कि मुलजम कहाँ है। 10-15 दिन की लीगल डिटेंशन के बाद कहीं लोगों को पता लगता है कि जी हमारा बंदा फलाने थाने में गिरफ्तार है, और फिर गिरफ्तारी के बाद जब उससे मिलने जाते हैं तो मुंशी साहब का रेट है 1000 रुपए मिलने का, कि भाई 1000 रुपया दे ते मिल है। खाना अगर आपने उसको देना है, जबकि खाना फराहम करना थानेदार की जिम्मेदारी है, खाना देना है, खाना देने का 2000 रुपए, और जो भी खाना लाओगे आधा पुलिस वालों को मिलेगा आधा उनको मिलेगा। तो ये बदकिस्मती है। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि डिनायल ऑफ द काउंसिल ऑफ चॉइस आपके पसंदीदा वकील की फरहमी की अदम मौजूदगी ये बताती है कि आपके बेसिक राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने कोई डील शील करके अपने कैदी हकूक लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने मर्दे मुजाहिद बनकर फैसला किया कि इस निजाम के अंदर गंदे लोगों को बेनकाब किया जाए। फिर उसकी सजा ये भुगतनी पड़ी कि कौंसल की चॉइस जो थी वो तो दूर की बात है, अपने घर वाले भी इनसे नहीं मिल सकते। आप देखते हैं हर मंगल को डियाला के बाहर एक तमाशा लगता है, वकालतनामा जेल के अंदर जाता है। वकालतनामा एक आम सी चीज है कि जेल के अंदर जाएगा वकालतनामा और बंदा साइन कर देगा कि हाँ जी ये मेरा वकील है, और वो वकील पटिशन रख सकेगा। लेकिन इस शख्स को, जो मुल्क का हमारे वजीर आजम रह चुका है, उस शख्स को वकालतनामा अंदर जाता तो साइन होके बाहर नहीं आता। बहुत बड़ी ज्यादती है। तो हम सबको जो वकील हैं या जो वकील बनने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौंसल की जो एक्सेस है और उस कौंसल की जो आपकी पसंद का कौंसल है। ये नहीं कि सरकार के कि जी जरा वकील दे रहे हैं वही वकील तो रखना है ना। पुलिस वाला सरकार की मर्जी का है कि सरकार का यही तफ्तीशी है तो यही तफ्तीशी है, लेकिन जो वकील है वो आपकी मर्जी का है। भाई इतनी बड़ी इतना बड़ा राइट और इतनी बड़ी चॉइस, लेकिन आप इसको जब देखेंगे अपनी आम रूटीन के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये चीजें उस तरह आपको नजर नहीं आएंगी। स्लाइड नंबर 4 पे आइएगा। मैंने 10 फंडामेंटल राइट रख दी हैं आप लोगों के सामने, और इस एक लेक्चर को अपने पल्ले से बांध लें इंशाअल्लाह अजीज। कभी जिंदगी में क्रिमिनल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी और आपको अपने क्लाइंट के हकूक के लिए लड़ना पड़ा तो आपको ये पता हो कि ये 10 मेरे क्लाइंट के राइट और ये मैंने कभी इन्फ्रिंज नहीं होने देने। और इन राइट्स में जो सबसे पहला राइट है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, कि जितना भी बड़ा जुर्म उसका इल्जाम किसी शख्स के ऊपर लगा है, जब तक अदालत में साबित नहीं हुआ, अवाम की अदालत नहीं, कानूनी अदालत, जब तक अदालत में साबित नहीं हुआ वो जुर्म, तब तक वो शख्स इनोसेंट है। अब आप देखते होंगे कि लोग घोड़ा फ्राई हो जाते हैं, लोग हाफ फ्राई हो जाते हैं, फुल फ्राई हो जाते हैं कि जी फलाना चर्च बेच दो फड़िया गया ते मारिया गया, फलाना जना कर दो फड़िया गया ते मारिया गया। आपने ये सुना होगा कि सीसीडी ने वो 1500 के करीब लोगों का एनकाउंटर कर दिया, तो जो सबसे पहला राइट इन्फ्रिंज हुआ वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का था। हम कोर्ट्स में पेश होते हैं, हमें पता है ना, जना के मुकदमात होते हैं तो 90% ज़ाबिल जबर के मुकदमा झूठे हैं, 90%। मेरी कई बहनें इस मीटिंग के अंदर होंगी, मैं बड़ी ढकी छुपी भी बात करूंगा और अलल अलान भी चंद बातें करूंगा कि खवातीन अपनी मर्जी से मर्दों के साथ जस्मानी ताल्लुक बना लेती हैं, जनाबिल रजा कर लेती हैं, और बाद में जब शादी नहीं हो पाती तो कहती हैं जी शादी के झांसे में जनाबिल जबर हो गया, और पुलिस भी पर्चा काट देती, बाद में पैसे लेके छोड़ देती है। कितने ही पर्चे हैं, देखिए क्यों कन्विक्शन रेट क्या है जनाबिल जबर का, 2%। 100 पर्चे होते हैं तो 2% लोगों को सजाएं होती हैं जनाबिल जबर में, 98% को क्यों नहीं हो पाती?
वो इसलिए नहीं हो पाती कि खवातीन चेक करवाते से लेके बयान दे देती हैं कि गलत फहमी की बुनियाद पर पर्चा हो गया था। अब आप मुझे बताएं कि जब आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनेंगे और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनने के बाद जब आप अदालतों में पेश होंगे और आप ये चीजें अपने सामने होते हुए देखेंगे कि खवातीन झूठे पर्चे करवा रही हैं मर्दों के ऊपर, तो क्या आप किसी पुलिस ऑफिसर को किसी और जना के पर्चे के अंदर, किसी और जना के पर्चे के अंदर उस मुलजम का इनकाउंटर करने देंगे, अलाउ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे, आप कहेंगे भाई प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है इस बंदे को, कि जब तक ये गिल्टी डिक्लेयर नहीं हो जाता कोर्ट से तब तक ये इनोसेंट है, आप इस पर बात नहीं कर सकते। कितना बड़ा राइट है। कब राइट ये बनता है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस कह भी देती है कि ये गुनाहगार है। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने कह दिया अपनी फाइंडिंग में कि मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके मुताबिक ये गुनाहगार पाया गया, उसके बावजूद वो गिल्टी नहीं है जब तक अदालत नहीं कह देती ये गिल्टी है। इस राइट को आपने ज़हन में रखा। दूसरी बात, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट। मैंने आपको अपनी तस्वीर दिखाई थी पेज नंबर 2 के ऊपर। अगर मैं आपको स्लाइड पे ले जाऊं, एंड वाली स्लाइड ओपन करें, बल्कि सेकंड लास्ट स्लाइड पे ले जाएं, सेकंड लास्ट स्लाइड पे 2 लिंक यही, हाँ जी, ये पहला लिंक ओपन करें, पहला 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 जरा ये देखिएगा वीडियो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं, इसका साउंड ओपन कीजिए। साउंड अगर ओपन नहीं होता तो मुझे वो भी बता दें। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं, पीछे डीआईजी फैसल कामरान साहब जो आजकल बड़े मशहूर हुए पड़े हैं 2 गैर मुल्की खवातीन के गैंग रेप केस के अंदर, वो पीछे खड़े देख रहे हैं कि मियां मतीन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। उस बंदे ने अपने कोई 60-70 पुलिस वाले भेजे कि इसको जाके पकड़ो, और मुझे न्यूज चैनल्स वाले कहते हैं कि मियां साहब पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसी की तैसी इनकी, पकड़ के लेके जाना तो पकड़ ले, हम नहीं डरने वाले। उठाया, पकड़ा, फिर अगवा करके ले गए कोर्ट के बाहर से, और इनको लगता था कि मतीन का हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। किया क्या इन्होंने कि मैं 4 अप्रैल को अरेस्ट हुआ और 4 मई को मैं बाहर आया जेल से, तो 4 मई के बाद 8 मई को मैं दोबारा अरेस्ट हो गया, 4 दिन बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस चीज के लिए की थी कि लाहौर की तमाम अदालतें एक जगह पे ले आए। एक वकील कभी मॉडल टाउन कोर्ट जा रहा है, कभी कैंट कोर्ट जा रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट जा रहा है, कभी दहशतगर्दी अदालत में जा रहा है। पूरे लाहौर में अदालतें बखेर दी हैं। पूरी दुनिया में अदालतों का जो सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है, तो पूरे लाहौर की तमाम अदालतों को एक जगह पे ले आए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे ले आए। लेकिन मियां मतीन का करना है इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वो देखें किस तरह अरेस्ट करके लेके जाते हैं। और मैं हुमैरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आगे ले जाएं, बजाय कि आप मेरी बोरिंग सी बातें सुने, डायरेक्ट अरेस्ट ये देखें। ये पकड़ा है मियां मतीन को, लो जी पंजाब पुलिस जिंदाबाद है। यानी कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई कर दी होगी, और 780 का पर्चा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक पर्चा दर्ज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। और उसके बाद प्रिजन वैन में ले जाते हैं, किला लक्ष्मण सिंह ले जाते हैं, उसके बाद थाना फैक्ट्री एरिया में ले जाते हैं, थाना फैक्ट्री एरिया से बरकी में ले जाते हैं, बरकी से थाना हेर में ले जाते हैं। ये वंस अगेन इलीगल एक्टिविटी हो रही है। एक थाने में आप लेके जा सकते हैं, आप 4-4, 5-5 थानों में घुमा रहे हैं कि पीछे जो ट्रेस करने आ रहे हैं वो ट्रेस ही ना कर सके। खैर रातों रात 2 बजे के करीब वो पर्चा डिस्चार्ज हो गया, झूठा पर्चा था। वीडियो एंड कीजिए और लिंक नंबर 2 ओपन कीजिए। तो मैं आपको दूसरी एक वीडियो दिखाता हूं, आपको पता लगना चाहिए। देखें, कहने को तो ये आसान हुआ, पर इश्क बबाले जान हुआ, जब बिखरा लाखों टुकड़ों में मैं तब पूरा इंसान हुआ। जब तक आपको मार नहीं ना पड़ेगी, जब तक आप ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अच्छे वकील कैसे बनेंगे भाई? आपको वो जुल्म आपके क्लाइंट पे हो रहा है, आपको महसूस ही नहीं होना। ये चेक करें, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा हूं, ये मेरा एक क्लाइंट उठ के बाहर गया कि पता नहीं जी क्या मामला है,
ये मेरा एसोसिएट मेरे पास बैठा है जी, 3 बंदे बैठे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, रमजान है और रात 2 बज गई है, मैं सहरी कैरी करनी थी। इसके बाद ये पुलिस वाले आते हैं, ये फुरकान सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर मैंने इस्तगासा लगाया हुआ अभी, ये फुरकान सब इंस्पेक्टर, ये कांस्टेबल, बाद में इसने कहा कि मतीन ने मुझे मुक्के मारे जिसकी वजह से मुझे चोटें आई। ये चेक करें कहां मैंने मुक्के मारे हैं। ये बंदे आते हैं पीछे डाले पे डाले और पुलिस वाले बेइंतहा, और ये अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। लो जी, बैठे बैठे बंदे को अरेस्ट करके ले गए। ठीक है जी। और ये वही पर्चा जिसमें मैंने थाने की वीडियो बनाई है, और थाने की वीडियो की बनाई है आईजी पंजाब साहब थानों को सिर्फ बाहर से ही ना प्यारा करें बल्कि अंदर से भी साफ करें, ये वीडियो है। ठीक है जी, ये ले गए। और इस वीडियो का एक अगला हिस्सा भी है, चलें वो आप गूगल पे जाके जरा सर्च कीजिएगा, मियां अब्दुल मतीन अरेस्ट, आपको और भी कई अरेस्ट नजर आ जाएंगे मेरे। अब इन लिंक्स को बंद कीजिए और दोबारा स्लाइड नंबर 4 पे आ जाएं, पेज नंबर 4 पे आ जाएं। तो हम क्यों कहते हैं भाई कि आपने इनोसेंट समझना है जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता। देखिए आज भी मैं बाहर ही हूं ना, उन पर्चों में मैं बरी भी हो गया, तो अगर उन पर्चों में मैंने बरी ही होना था तो ये तशद्दुद, ये अरेस्ट, ये डिटेंशन, 30 दिन की जेल क्यों, ज्यादती नहीं। तो आपको हमारी बातें ये तब समझ आएंगे जब आप वकील बनेंगे, आपको पता लगेगा कई लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमात हो गए और उनके साथ ज्यादती हो रही है। प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, सेकंड राइट, कि किसी बंदे को मारना नहीं, तशद्दुद नहीं करना, इल ट्रीट नहीं करना, ये बहुत बड़ा राइट है। इधर फिजिकल रिमांड का मतलब कानूनी तौर पर तो ये है कि रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर उस बॉडी को अपने पास संभाल के रखेगा। यानी अगर किसी शख्स को फिजिकल रिमांड मिल गया तो वो थाने में रहेगा, जुडिशियल रिमांड है तो वो जेल में रहेगा बस। लेकिन पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, मांडा लगाता है, काला सा छितर रखा हुआ है एक बड़ा सा, तो मांडा लगाने को वो रिमांड कहते हैं, ओए आज तो तेरा रिमांड होएगा। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं सकती। मेरे एक ये भी उस्ताद हैं फरहाद अली शाह साहब, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, माशाल्लाह जस्टिस बनने जा रहे हैं। और ये किताब भी मुझे सैयद फरहाद अली शाह साहब ने गिफ्ट की अपने साइन करके कि यंग एंग्री ब्रदर विद प्रेयर्स, यंग एंग्री ब्रदर, बड़े काबिल वकील हैं, सीनियर हैं, उन्होंने ये किताब मुझे गिफ्ट की। ये तस्वीर भी देख लीजिए, बड़े सीजन्ड एडवोकेट हैं, ट्रायल एक्सपर्ट हैं। मैं जेल से बाहर आया तो 2024 में बाहर आया था मैं जेल से, तो मुझे इन्होंने किताब गिफ्ट की कोई जून के अंदर जाकर। इन्होंने कहा यार मतीन, आपके साथ ज्यादती हुई, आपको, आपके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, और ऐसा करो कि मैं तुम्हें किताब गिफ्ट करता हूं, ये तुमने किताब पूरी पढ़नी है। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैंने 2022 का एक एक्ट पढ़ा, दौराने कस्टडी, अगर किसी को तशद्दुद का निशाना बनाता है तो वो कस्टोडियल टॉर्चर, और कस्टोडियल टॉर्चर का जो केस है वो छोटी कोर्ट में नहीं, बड़ी कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में चलेगा, और उसका जो फैसला है वो 30 दिन में होगा, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है 21 दिन में होगी। लो फाड़ लो, 51 दिन में ट्रायल है। लेकिन इस कानून की इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वकीलों को पता ही नहीं है। जिस बंदे को पुलिस ऑफिसर मारता है वो वकील के पास जाता है, वकील को ही नहीं पता कि कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 भी कोई कानून है। और पता है तो 51 दिन में ट्रायल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब पंजाब पुलिस के माशाल्लाह जो आईजी पंजाब है वो उस्मान अनवर साहब हैं, तो अगर पंजाब पुलिस ने कुछ गंदा किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? एफआईए। तो वही उस्मान अनवर साहब पंजाब पुलिस से उतरते हैं, राव अब्दुल करीम आईजी बन जाते हैं, और उस्मान अनवर साहब एफआईए के डायरेक्टर बन जाते हैं। लुटो मोजा लवो नजारे ज्यादती है। इस्तगासे लगाइए। इन पुलिस ऑफिसर्स को पता होना चाहिए कि किसी शख्स को तशद्दुद करने का क्या अंजाम है। राइट नंबर 3, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। 10 राइट है भाई, मैंने यही 10 राइट गिनाने हैं, मजा आ जाना आपको। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी ने कह दिया कि भाई मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, फौरी तौर पे पर्चा कट गया। लेकिन पर्चा कटने का मतलब ये नहीं है कि आपने मुलजम को पकड़ लेना है। मुलजम को तब पकड़ना है जब उसके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल है। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है? कि उसके खिलाफ ऐसे तमाम एविडेंसेस आ चुके हैं जिससे आपको अंदेशा है
कि यार ये वाकई मुजरिम है, कहीं भाग ना जाए, इसको पकड़ना जरूरी है। यहां क्या होता है, 420 का पर्चा हुआ छोटा सा, पुलिस ने घर में रेड की, घर में लूटमार भी मचा दी, उस बंदे को पकड़ के जेल भी भेज दिया। 489F का पर्चा है, वो चेक घर से कोई चोरी करके ले गया, दुकान से चोरी करके मुलाजम ही ले गया, मुलाजम ने किसी और के नाम का फिल करके पर्चा करा के अपने बॉस को ही अंदर करवा दिया। ज्यादती नहीं, सजा 3 साल की, पता भी 3 महीने बाद जमानत हो जानी, लेकिन उस बंदे को 90 दिन का घसीटा पड़ जाना है। तो आप जितने भी दोस्तों के सवालात हैं, अपने सवालात रखिए, मैं पे जवाब जरूर दूंगा। चौथा सवाल, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, और लीगल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूं, इमरान खान साहब और सलमान सफदर साहब की तस्वीर दिखा चुका हूं। राइट टू रिमेन साइलेंट, इतना प्यारा राइट। और यार अंग्रेजों की हम मूवियां देखते हैं, ठीक है, आप अंग्रेजों की मूवियां देखें, रीचर मूवी देख लें आप, सूट्स मूवी देख लें आप, ये बल्कि सीजन इनको कहेंगे हम, सीरीज हैं, आप ये मूवीज देखें तो उसमें वो पकड़ते हैं, पकड़ के कहते हैं हाँ जी तुम्हें इख्तियार है कि तुम खामोश रह सकती हो, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोलोगे तुम्हारा रिकॉर्ड होगा और तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के तौर पे पेश किया जाएगा। ये पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हुए बता रहा होता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक मूवी है, कोरियन है, आप इसको देखिएगा, बल्कि सीरीज है। वो पकड़ते, बच्चे को पकड़ते कहते हैं तुम्हें पकड़ा जा रहा है, और पकड़ते वो कहते हैं कि तुम खामोश रह सकते हो, अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा अदालत में। ये राइट टू रिमेन साइलेंट इतना बड़ा राइट है, इधर मुंह खुलवान ली कि इंदा मुंह खुलवाना है, मैं तुन के रख देते हैं, ठीक है जी, ज्यादती है। फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा राइट, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, एक खातून, अभी इंटरेस्टिंग कहानी सुनिएगा, शायद आपका सवाल करने का भी दिल ना करे। एक खातून ने पर्चा करवा दिया 376 का, जना का पर्चा। क्लाइंट देव और 4:30 बजे कालों पे काले कर रहे हैं, कालों पे काले कर रहे हैं, और मैं दूसरी कोर्ट 302 का एक केस उसमें ट्रायल में था। कॉल आती है कि मतीन भाई हमारे बंदे को पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिया, तफ्तीशी कहती है वकील की जरूरत नहीं, और कोई 164 का बयान हो रहा है। मैं क्या 164 का बयान बड़ा खतरनाक है, फौरी तौर पर बोलो दसो की करने। मुझे उन्होंने एफआईआर भेजी तो पता लगा कि एक खातून है जिसने वो पर्चा करवाया है और वो बयान दे रही है, तो मैंने फौरी तौर पर उस खातून का रिकॉर्ड निकलवाया, तो मुझे पता लगा कि उसने 376 के और भी पर्चे करवाए हैं और भी लोगों पे। मैंने उन पर्चों का डीएसजी रिकॉर्ड पता करवाया, तो मुझे पता लगा कि उन पर्चों में वो बयान भी दे चुकी है कि गलतफहमी की बुनियाद पर पर्चे हुए हैं। मैंने वो सारे रिकॉर्ड निकलवाए, अपने लड़कों की ड्यूटी लगाई, किसी को हाईकोर्ट भेजा, किसी को सेशन में मैजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन आज ही करनी है, थोड़ा सा टाइम दे दें। उधर से सारे पर्चे निकल आए, इधर से बेल पटिशन की कापियां निकल आई, अर्जेंट फौरी तौर पर लेके जी कोर्ट में पहुंच गए हम। अब ये मैं छठे राइट के ऊपर बता रहा हूं आपको, उसके बाद मैं बताता हूँ वो राइट क्या। हम कोर्ट में पहुंच गए, खतून से पहला सवाल मैंने किया कि बीबी बताओ कि ये जब तुम्हारे साथ जना हुआ तो तुम इस मौका वारदात पे कैसे पहुंची? तो कहती मैं जहाज से पहुंची। अब जरा हिसाब लगाएं, कैसे पहुंची? जहाज से। वो ठोकर न्याज बेग से बैठी है और लारी अड्डे पहुंची है और कहती है मैं जहाज से पहुंची हूं। अब वो मजाक में बात कर रही है मेरे साथ, मखौल। आदत है ना, जिन खवातीन को पर्चे करवाने की आदत होती है वो मखौल लेती हैं वकीलों को। तो जज साहब कहते हैं बीबी होश कर की कह रही हैं। मैंने कहा सर होश नहीं, वो पूरे होश में जवाब दे चुकी है, लिखिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कि ये मौका वारदात पर जहाज के जरिए पहुंची है। हमने लिखवाया कि मैं मौका वारदात पर जहाज से उतरी हूं। मैंने कहा बीबी कभी पहले रेप हुआ है तुम्हारे साथ? तो कहती है कि जी पहले कभी रेप नहीं हुआ। मैंने उसका नाम पूछा, नाम समझ ले ए है नाम उसका, नाम नहीं मिलूंगा अभी आपसे। मैंने पूछा बीबी क्या नाम है? तो कहती है मेरा नाम ए है। मैंने उसको उसका दूसरा पर्चा पकड़ के दिखाया। मैंने कहा बताओ ये पर्चा तुमने करवाया है? कहती नहीं।
मैंने कहा बताओ इस पर्चे में नाम ए ही लिखा हुआ है? कहती हाँ। मेरी भैन का नाम भी ए वे। मैं क्या उसके बंदे का नाम बी है, तो इस पर्चे में भी उसके बंदे का नाम बी है? कहती हाँ मेरे भैन के बंदे का नाम भी बी है ते मेरे बंदे का नाम भी बी है। मैं क्या और तुम्हारे खानदान में कितने बंदों का नाम ए है? वो कहती है जी और 4 औरतों का नाम ए है और उन सब के बंदों का नाम बी है। मैंने कहा बताओ ये शनाख्ती कार्ड तुम्हारा है? कहती हाँ जी ये शनाख्ती कार्ड मेरा है। फिर सवाल मैंने मोड़ा, 5 साहब पलटा। मैंने कहा बताओ इसमें मुलजम कौन था? कहती अब जैसे उसने कहा कि इसका मुलजम कौन है, मैंने जज साहब को कहा अपनी ऑब्जर्वेशन दे दें कि इसने मुलजम का नाम सही बताया, इसका मतलब इसको पता ही है पर्चा इसने करवाया। मैंने उसका कोर्ट का बयान निकाला। मैंने कहा बताओ ये बयान तुमने दिया, ये तस्वीर तुम्हारी लगी है, अंगूठा तुम्हारा है, वो सब मान गई। और पहले क्या कहती है ये पर्चा मैंने नहीं करवाया। फिर एक 302 का उसने पर्चा करवाया था, उसमें भी मुलजमों के हक में बयान दिए थे और उसका अब्बा मर्डर हुआ था। मैंने बताया कि 2019 से लेकर 2026 तक तुम अदालतों में पेश होती रही हो, ये सच है? वो कहती हाँ जी सच है। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें अदालतों का और थानों कचहरियों का पता है? कहती हाँ जी सच है। मैंने कहा कि इसका मतलब तुम 7 सालों से अदालतों कचहरियों में आती रही हो? कहती हाँ। तो मैंने कहा कि ये पर्चा तुमने फिर 4 दिन बाद क्यों दर्ज करवाया? कहती नहीं मैंने तो सेम डे पर्चा करवाया। मैंने एफआईआर निकाली, जज साहब को कहा जनाब ऑब्जर्व कर लें, कन्फ्रंट करवाऊंगा। एफआईआर 4 दिन बाद हुई और ये कहती है उसी दिन एफआईआर करवाई है, लिख लीजिए। पूछा कितनी पढ़ी हो? कहती मैटर किया है। मैंने कहा लिख लेती हूँ? कहती हाँ। मैंने कहा पढ़ लेती हूँ? कहती हाँ। मैंने कहा दरख्वास्त खुद लिखी है? कहती हाँ। मैंने कहा हाथ से लिखी है या प्रिंटेड है? कहती है प्रिंट करवा के दी थी, जबकि दरख्वास्त हाथ से लिखी हुई थी। और वो पुलिस वाले भी इस पूरे काम के अंदर मुलव्वस हैं। मैंने उसकी जो कंप्लेंट थी उसको भी कन्फ्रंट करवा दिया। मैंने कहा जनाब कोर्ट ऑब्जर्व कर ले, कन्फ्रंट कर दे इस कंप्लेंट को कि ये कंप्लेंट हाथ से लिखी हुई है। ये खतून कहती है कि कंप्लेंट मैंने दर्ज करवाई है प्रिंट करवा के, कंपोज करवा कर। और आखिरी जो पत्ता मैंने खेला उस पर मैं राइटर नंबर 6 आपको बताऊंगा। हर एफआईआर में मदैया का नंबर लिखा होता है। मैंने कहा जब ये वकूआ तुम्हारे साथ हुआ तो ये नंबर तुम्हारे पास था? कहती हाँ। मैंने कहा इसका मतलब मोबाइल भी तुम्हारे पास होगा? कहती हाँ। मैंने कहा जब ये वकूआ हो गया था तो क्या टाइम था? कहती 11 बजे थे सुबह के। मैंने कहा जब तुम वापस गई तो क्या टाइम था? कहती थी 2 बजे हैं। मैंने कहा जब ये वकूआ हुआ तो तुमने कोई शोर मचाया? कहती नहीं। मैंने कहा कोई मजामत की? कहती नहीं। और जब आखिरी मैंने बात की कि ये जब मोबाइल तुम्हारे पास था तो तुमने कोई सीडीआर तफ्तीशी को दी? कहती सीडीआर क्या होती है? जज साहब ने उसको बताया सीडीआर इज कॉल डाटा रिकॉर्ड। कॉल डाटा रिकॉर्ड में पता लग जाता है कि ये नंबर किस किस लोकेशन से किस किस जगह पर गया है। तो उसका ये कहना कि उसको गवाह करके उसके साथ जना बिल जबर किया गया है, और दरमियान में वो बताती है मेरा गला भी पकड़ लिया था, ये भी बताती है। जब ये सारी चीजें मैंने उसके साथ डिस्कस की तो वो मान गई कि ये मोबाइल हर वक्त मेरे पास था। मैंने फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन लिखी, मैजिस्ट्रेट साहब को मूव कर दी और मैंने कहा कि जनाब इसका सीडीआर निकलवाया जाए कि उस दिन क्या वाकई ये लारी अड्डे पे आई थी, क्या उस दिन वाकई ये ठोकर न्याज बेग पे आई थी, उस दिन वाकई मेरे मुलजम के पास ये मोबाइल था, उस दिन वाकई मदैया के पास कोई मोबाइल था। जज साहब कहते हैं कि ये एप्लीकेशन आप मुझे नहीं दे सकते, तो मैंने जजमेंट रेफर कर दी। मैंने कहा जनाब सिंध हाई कोर्ट के अंदर 2025 के अंदर जजमेंट आई है, पेज नंबर 1989 यानी 2025 एसएचसी पेज नंबर 1989, उसके अंदर बताया गया है कि सीडीआर एक एविडेंस है और मुलजम कभी भी एप्लीकेशन दे के मदई का सीडीआर निकलवा सकता है, क्योंकि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी एविडेंस इकट्ठे करना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। मजिस्ट्रेट साहब ने लागू कर दी एप्लीकेशन। इस पर राइट नंबर मैं 6 बताता हूं, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीशी का काम है कि ये नहीं है कि मुलजम के खिलाफ ही सबूत ढूंढने हैं, मुलजम के हक में कोई सबूत है और मदई के खिलाफ है तो वो सबूत भी ढूंढने। राहुल मेरी वीडियो देख लो, कोई 3-4 दिन पहले अपलोड की है सीडीआर के वाले से, वो देख लेना वीडियो, उसमें साइटेशन भी मिल जाएगी और जजमेंट भी मिल जाएगी। अच्छा अब अगली बात, ये सारी चीजें करने के बाद मैं बाहर निकला और उस खतून के पास से मैं गुजर के जा रहा हूं और मैं अपने क्लाइंट से बात करते हुए जा रहा हूं कि ऐसी इस्तगासा भी तो दर्ज कराओगे, झूठा पर्चा। जानते हैं क्या हुआ? 3 दिन बाद उस खतून ने बयान देने शुरू कर दिए कि जी
मैं तो लुटी गई, तो मैं फड़ी गई। और मैंने सिर्फ ये काम नहीं किया, उसने जितने जितने पर्चों का इनकार किया था कि ये पर्चे मैंने नहीं कराए, मैंने उन सब के मुलजमान से राब्ता किया। मैंने कहा मेरी ये 164 देख लो, इसमें सारे पर्चों का इनकार कर चुकी है, तो अपने अपने पर्चों में बरी हो जाओ, क्योंकि मेरे पर्चे में ये इनकार कर चुकी है कि ये पर्चा इसने नहीं करवाया, तो आप अपने अपने तो पर्चों में बरी हो। वो नई मुसीबत खुल गई उसके लिए। तो देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको राइट्स का पता होगा तो आपको मजा आएगा, मजीजियां आएंगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी सर्च एंड सीजर, ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, क्या पुलिस वाला रोके तो वो अरेस्ट कर सकता है, आपको सर्च कर सकता है? हाँ जी, सर्च कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीकेकार है। ये तो नहीं है कि कोई मेल किसी फीमेल को सर्च करना शुरू कर दे, ये भी नहीं है कि कोई मेल आपको कि अपना मोबाइल कट, तेरा मोबाइल वेन और आपकी फैमिली फोटोज अंदर हैं। तो उस सब को लेकर राइट्स हैं। फिर प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस हैं, फौरी तौर पर बताना है उस बंदे को जिसको गिरफ्तार किया है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, उसका ट्रायल फौरी कंप्लीट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, जो जो गवाह हैं अंदर उन सब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो आप सबको मैंने 10 राइट गिना दिए। अब आगे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे आ जाएं स्लाइड की। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 आर्टिकल्स दिए हैं जिसमें बेसिक राइट्स डील किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पहला राइट, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि हर शख्स को कानून के मुताबिक डील करना। आपने बंदे मार मार इनकाउंटर करते जाएं, गैर कानूनी हरकतें करें, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, किसी को उसकी जिंदगी का हक नहीं छीन सकते आप, अनलेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सवाए कानून के जरिए। और कानून क्या है कि ट्रायल लड़ो, डेथ पनिशमेंट होती है 2 फांसी उसको। आर्टिकल 10, सेफगार्ड ऑन अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि ये नहीं कि आप किसी भी बंदे को पकड़े अरेस्ट करके अंदर डाल दें, रीजन होनी चाहिए। आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब उसको वकील दें, उसको बताएं कि भाई ये चीजें आपके राइट्स हैं और उसके मुताबिक उसको चलाएं। आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। मैं अब इमरान खान साहब के केस की बात करूं तो गिफ्ट का मामला था, तो अगर गिफ्ट इन्होंने अपनी दौरान वजारत लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो उसके डबल डबल ट्रायल्स तो नहीं ना चल सकते कि आप एक गिफ्ट का अलग से ट्रायल चलाएं और दूसरे गिफ्ट का अलग से ट्रायल चलाएं। जी लाइका इसको डबल जेपर्डी कहते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ कि एक गिफ्ट को लेकर अलग से केस चलाया और दूसरे गिफ्ट को लेकर अलग से केस चलाया। ये भी ज्यादती है, ये ज्यादती है। डबल जेपर्डी नहीं हो सकती, डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती, डबल केसेस नहीं हो सकते एक केस के। आर्टिकल 14, डिग्निटी ऑफ मैन, ये मैंने अपनी जो वीडियो दिखाई थी और मेरी इस तरह पिक्चर बनी हुई है, हथकड़ियां लगी हैं। अब आप मुझे बताएं कि हथकड़ी लगी होगी, ये इधर हथकड़ी लगी है, ठीक है, तो क्या आप हाथ खोल सकते हैं? नहीं। आप किस तरह हाथ रखेंगे? इस तरह रखेंगे। मेरी इस तरह पिक्चर बनाकर आईजी को भेजी गई, देखो माफी मांग रहे हैं। चेक करो, मैंने बाहर आते ही आईजी की बैंड बजाई कि तू जो मेरे ना हरकत की थी इंशाल्लाह भुगतेंगे, और इंशाल्लाह भुगतेंगे वो सारे लोग जिन्होंने ये किया। कि भाई आप हथकड़ियां लगा के 100 बंदा एक बंदे को पकड़ के ले जाएं, ये कोई तरीकेकार है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सबका फंडामेंटल राइट है। और इसको लेकर हाईकोर्ट की एक जजमेंट भी आ गई है कि आप किसी मुलजम की दौरान कस्टडी वीडियो नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। हाईकोर्ट की जजमेंट है 2023, बल्कि ये 2023 में 23 में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हुआ था। और ये जजमेंट पढ़ लीजिएगा, विशाल शाकर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जजमेंट पढ़िएगा, बहुत अच्छी जजमेंट है। लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें बता दिया किसी मुलजम की अंडर कस्टडी आप वीडियो नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। जो बनाएगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। आप देखें गुजरांवाला के अंदर वो पुलिस ने टिंडे कर दी थी टिकटॉकरों की, वो पुलिस वालों ने आके माफिया मांगी अदालत में, हाईकोर्ट में आकर, कहा कि जी सर जी हमने तो नहीं किया, हमें तो माफी दें। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने ये वीडियोस डाली हैं कि आपने ये किया, कि आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, तो अगली डेट पर उनके ऊपर पर्चे हो गए। जिन्होंने वीडियोस डाली थी कि ये गुजरांवाला पुलिस ने टिंडे की हैं, ये नहीं है आप किसी शख्स को अंडर कस्टडी रख के उसकी वीडियोस पिक्चर्स बना के उसको डिग्रेड करें। अगली स्लाइड पे आइए, ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है, फ्यूचरिस्टिक स्लाइड है जो अगली स्लाइड है ना,
फ्यूचरिस्टिक स्लाइड इसलिए है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपने ये तमाम जो लॉज हैं इनको पढ़ लेना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी पढ़ लेना 1948 का, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 2010 के राइट्स हैं, ये पढ़ लेने। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप तीन ना भी पढ़े नो प्रॉब्लम, पहले दो लाजमी पढ़ लें। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए जाने मन। अच्छा जी, ग्राउंड्स मस्ट एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोज्ड। ग्राउंड्स मस्ट एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोज्ड, देखिए बड़ा प्यारा राइट है कि किसी शख्स को आपने पकड़ा, चार राइट जेन में रखें। आप उसको अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, 24 घंटे अदालत में पेश करने। उसको फौरी तौर पे आपको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट हुआ। काउंसिल ऑफ चॉइस उसको उसकी पसंद का वकील देना, और 24 आवर रूल 24 घंटे में पेश करना। आगे करें। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेड फुटेज ऑफ द अरेस्ट, इसको आगे करें। ये मैं आपको वीडियोस दिखा चुका हूं, आगे कर लें। तो ये देखें, लीगैलिटी, नेसेसिटी और डिग्निटी और अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों को आपने याद रखने। तो इन्वेस्टिगेशन के जो भी राइट्स हैं वो आपको पता लग जाएंगे। और पेज नंबर 4 पे आ जाए जरा, मैं ब्रीफली आपको ना 10 राइट्स में आपको गिनवा दूं। अरबाब कह रही हैं कि पाकिस्तान में पहले पकड़ते हैं, फिर मारते हैं, फिर घसीटते हैं। मैं आता हूं इस पे भी। 10 राइट्स को यार याद कर लो आप, कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता अदालत में तब तक वो बंदा इनोसेंट है। दूसरे नंबर पे टॉर्चर नहीं हो सकता, इल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पे लिबर्टी और सिक्योरिटी, या बेजा आपने अरेस्ट नहीं करना। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, आपने पसंद का वकील फराहम करना है जो उसकी पसंद का वकील है। राइट टू रिमेन साइलेंट, खामोशी का राइट है जब तक वो खुद ना बोले। फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी सर्च है। प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस है। राइट टू स्पीडी ट्रायल है, और प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। हुमैरा हमारी बहन है, इन्होंने बता दिया है कि जो गाइड है ये ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। 5:54 हो गए हैं। जी सर, मैं आपसे सवालात आपके सामने रखता हूं जो तलबा ने किए हैं। सवाल है कि गिरफ्तारी वारंट का मुतालबा हम किस सूरत में कर सकते हैं? वारंट का आप मुतालबा तब करेंगे जब नॉन कग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत ही नहीं है। कग्निजेबल का मतलब है काबिले दस्तअंदाजी पुलिस, कि पुलिस पकड़ सकती है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। सेक्शन 59 पढ़िएगा सीआरपीसी की, कि कग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो आम बंदा भी पकड़ सकता है। यानी आपके सामने किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो ये नहीं है कि पुलिस आएगी तो उसको अरेस्ट करेगी, आप भी पकड़ सकते हैं। आपके सामने किसी ने डकैती कर दी तो ये नहीं है कि पुलिस आएगी तो आप अरेस्ट करेंगे, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑफेंसेस कग्निजेबल है। तो जो कग्निजेबल ऑफेंस है उसमें वारंट की जरूरत नहीं है। नॉन कग्निजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत होती है। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अदालत किसी को जो है मतलब सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसके खिलाफ हो, एक बंदे के खिलाफ, लेकिन कोई आई विटनेसेस न हो और उन्होंने जो है कोई क्राइम कमिट किया हो, तो अदालत उसको बेल दे सकती है या नहीं? बेल भी दे सकती है, बरी भी कर सकती है, और सजा भी दे सकती है। यानी अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आपने अगर कोई केस साबित करने हैं, आप तारिक बहार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। आपकी प्रोफाइल और आईडी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी खूबसूरत सी। आप थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपने अगर इंडिया में आप देखें तो फोर्ट के ऊपर वो लड़की थी, उसने सिया गोयल, अगर आप में से किसी ने ये मर्डर केस सुना है तो वो लाजमी सुने। सिया गोयल केस है जिसने चेतन से शादी की हुई थी और केतन का मर्डर किया उसने। केतन अग्रवाल का मर्डर होता है, किसी ने सुना तो वो जरा इस तरह गुड करके भेजे मुझे जरा, अगर किसी को सिया गोयल वर्सेस केतन मर्डर केस का पता है। इंडिया के अंदर बहुत मशहूर, शयान ने देखा होगा। ये इतना मशहूर केस है इंडिया का, तलहा वगैरह भी देख रहे हैं कि आसिया का भी आ गया, कि इस केस के अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ा कि सिया गोयल ने लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर चढ़ के 3000 फुट की बुलंदी से चेतन अग्रवाल को धक्का दिया, चेतन के साथ मिलकर। मेरी वीडियो भी इसके ऊपर आ जाएगी जल्द। सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी केस है, कोई मौके का विटनेस नहीं है। उन्होंने इनकी सीडीआर निकलवाई, पुलिस ने सीडीआर के अलावा एक दिन पहले ये कैफे में मिले हुए थे वो डाटा निकलवाया। इसके अलावा चेतन की और सिया गोयल की शादी हो चुकी थी, कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, और वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए केतन का उसने मर्डर कर दिया।
वो रिकॉर्ड निकलवाया उन्होंने सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस इकट्ठे किए। फिर उससे पहले भी वो केतन को फेंकने लगी थी, वो केतन ने पहले अपने दोस्तों से जिक्र किया था, उन दोस्तों के बयानात लिखे पुलिस ने। ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी केस था। इसमें जितना केस मजबूत होगा उतना उसमें रिलीफ मिल सकता है या उसमें नुकसान हो सकता है, यानी एक्विटल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकती है, बेल रिफ्यूज भी हो सकती है, बेल मिल भी सकती है। और कोई सवाल? वाजिद कोई सवाल करना चाह रहे हैं मेरा ख्याल। सर मेरा एक सवाल है। जी सर जिस तरह आपकी केस में हो, इसी तरह अगर आजकल हम बलूचिस्तान के हालात में देखें ना, तो बहुत सारे वाकयात एक सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एक बंदे को उठा लिया जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो मिसिंग बन किस जाता थाने में, किस थाने में। और उसके बाद सर अचानक अदालत में हम लोग को देखा कि वो पेश होता है और उसको किसी और केस में डाला होता है, देखो मौके पे भी नहीं होते। तो इस केस को हम किस तरह से प्रूव करते हैं? देखिए आपने करना क्या है, मैंने बताया कि जब कभी कोई अरेस्ट हो 15 पे कॉल करें, पहला सबूत हेबियस पिटीशन लगाएं, दूसरा सबूत एप्लीकेशन मूव कर दें डिपार्टमेंट में, तीसरा सबूत बंदा मिसिंग हो गया है पर्चा करवा दें, चौथा सबूत। इन चारों सबूतों को इकट्ठा कर लें। और अगर कभी भी पर्चा हुआ है तो पर्चा होने के बाद जब डिफेंस एविडेंस की बारी आएगी तो आप वो तमाम रिकॉर्ड्स एग्जिबिट करवाएं और उन तमाम विटनेसेस को पेश करवाएं। आपका डिफेंस एविडेंस तैयार हो जाएगा कि पर्चा होने से पहले मुझे अरेस्ट कर लिया गया था और मुझे मशकूक जगह पे रख के बाद में मेरे ऊपर ग्रेनेड, बारूद, चर्च, मनशियात डाल के मेरे ऊपर पर्चा हुआ है, बरी हो जाएंगे। इसके ऊपर एक जजमेंट आई थी जस्टिस वहीद खान साहब की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अली रजा बनाम सरकार वो एक अपील थी, उस अपील के अंदर सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर बरी कर दिया गया था कि मुलजम की अम्मी ने बतौर विटनेस पेश होकर अपने वो तमाम सबूत दिए थे कि मेरे बेटे को 29 जुलाई को पकड़ा गया है और 1 अगस्त को पर्चा दिया गया। 29 जुलाई के उनके पास सबूत थे कि इसको पकड़ा गया। ठीक है जी, शान मलिक के अलावा कोई और सवाल? सर जैसे बाहर के सर मुल्कों के अंदर, ओके कैरी ऑन विद योर क्वेश्चन डियर। जी सर, जैसे बाहर के मुल्कों के अंदर पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो जो बंदा अरेस्ट होता है उसको उसके सारे राइट्स बताए जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इस तरह का कानून है कि पुलिस को भी जो है अरेस्ट करने के बाद सारे राइट्स जो हैं जो मुलजम के हैं या जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बताने चाहिए या नहीं? चीमा साहब माय लव, मेरी जान, मेरी कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। एक ही अल्लाह इन तमाम चीजों का कि पुलिस को बॉडी कैम लगा दिए जाएं कि जब भी उन्होंने अरेस्ट करना है या रेड करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है, बॉडी कैमरा ऑन करके वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो राइट इनफ्रिंज हो तो फिर उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। ये तमाम चीजें कानून में मौजूद हैं कि उनको बताई जाए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती। जी वासफ सर एक क्वेश्चन जरमीश गुल साहिबा का है। जी जी, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो जुवेनाइल्स को अगर किसी सेंटेंस में उन पे कोई जुर्म आयद होता है तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा और उनके क्या इंसानी बुनियादी हकूक हैं और उनका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट एक एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट JJSA। ये बड़ा जबरदस्त कानून है, 2018 में आया और मैं ये चाहता हूं कि आज अगर आपने मेरा ये प्रोग्राम एंड किया तो एक तो वो जो 2 कवानीन मैंने आपको बताए थे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एक वो पढ़ लीजिएगा, एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एक वो पढ़ लीजिएगा 2010 वाला। तीसरे नंबर पे कस्टोडियल टॉर्चर प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 पढ़ लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 पढ़ लीजिएगा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ये कहता है कि अगर कोई शख्स 18 साल से छोटा है तो वो जुवेनाइल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो शख्स 16 साल से छोटा है तो उसको बेल मैटर ऑफ राइट के तौर पे मिलेगी। कि होता ये है कि फॉर एग्जांपल किसी आम बंदे ने 1 साल से ऊपर उसने मर्डर कर दिया तो वो तो जेल में रहेगा, लेकिन अगर 16 साल से छोटे लड़के ने मर्डर कर दिया है, मर्डर का इल्जाम है, तो उसके गिरफ्तार होते ही उसको बेल मिलेगी। अगर 16 से बड़ा है, 18 से छोटा है तो 6 महीने बाद बेल मिल जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 3 तरह के ऑफेंसेस हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में। वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल तक होती है वो माइनर हैं, जिनकी सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक होती है वो मेजर ऑफेंसेस हैं, बल्कि 3 साल से लेकर 7 साल तक वो मेजर ऑफेंसेस हैं। 7 साल से लेकर ऑनवर्ड जो सजाएं हैं वो हीनियस ऑफेंसेस में आती हैं।
जुवेनाइल अगर मेजर ऑफेंस भी कर दे तो वो माइनर, और अगर माइनर ऑफेंस है तो वो बेलेबल है। मतलब अगर चोरी की है किसी 18 साल से बड़े लड़के ने तो उसको जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन 18 साल से छोटा है तो चोरी की सजा अगर 7 साल है तो ये मेजर ऑफेंस है, तो जुवेनाइल होने की वजह से इसको माइनर ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा, और माइनर ऑफेंस होने की वजह से ये बेलेबल है, यानी जमानत हो जाएगी। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट पूरा पढ़िए, इसमें तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन को सरकार वकील देती है, बल्कि जुवेनाइल यानी ऑफेंडर, यानी जिसके ऊपर इल्जाम है, उसको भी सरकार वकील देने की बाउंड है। जुवेनाइल की इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसकी एक जुवेनाइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि वो इलाके में कैसा, उसके स्कूल में जाके पता किया जाएगा ये बच्चा कैसा, उसके मदरसे में जाके पता किया जाएगा ये कैसा, उसके इलाके में जाके पता किया जाएगा ये कैसा है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसे कहते हैं। जुवेनाइल को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, जुवेनाइल को आप आम लोगों के साथ जेल में नहीं रख सकते, जुवेनाइल की कोर्ट्स अलग, जुवेनाइल के लिए जुवेनाइल ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पर जाकर इनका केस होगा, जुवेनाइल कोर्ट्स है वहां पर केस होगा इनका। तो जुवेनाइल के तो राइट्स ही बड़े हैं। बाकी आज के सेशन को एंड करते हैं, 6:04 हो गए हैं, बाहर आके बंदे बैठ गए जिनसे मेरी मुलाकात ही 6 बजे तय थी। तो आप सबसे बात करके बड़ी खुशी हुई, बहुत जबरदस्त सवालात पूछे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। जी फतेह साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस खूबसूरती और वजाहत के साथ आज के इस मौजू को हमारे सामने पेश किया, मुझे पक्का यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी शुरका थे इस सेशन के, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं ज़ाती तौर पर भी और यूनिवर्सल जस्टिस राइट्स इनिशिएटिव की तरफ से भी आपका बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने इस कीमती वक्त से हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कर लें मैडम आसिया, कर लें, आपका सवाल करके फिर एंड करता हूँ, बताइए। ओके सर, अगर आप वो जैसे माइनर की बात कर रहे हैं, अगर कोई 18 साल का बच्चा हो किसी केस में उसको पकड़ लें जस्ट शक की बुनियाद पर, फिर पुलिस उसको कुटापा चाड़े, तो फिर उस पे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो तो पहले पुलिस तो ने पहले तो मारना ये ही होता सवाल है, वो क्लियर तो करें उन्होंने तो कि बिना किसी पकड़ सुन लिया लें, और लगा दिया। पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, 18 साल का बच्चा नहीं है, सिर्फ ये करेक्शन मैं आपकी कर दूं। सही। 18 साल का कानून के मुताबिक मेजर है, वो माइनर नहीं है, उसको हम बच्चा नहीं सही कहेंगे। सही सही। ओके ओके। दूसरे नंबर पे शक की बुनियाद पे अरेस्ट करने को कहते हैं सेक्शन 54 की बुनियाद पे अरेस्ट करना। शक की बुनियाद क्या होती है कि पुलिस ऑफिसर को शक है कि या ये जुर्म करके है या करने जा रहा है। नहीं, अगर अगर इसने जुर्म ना किया हो, सिर्फ ये हो कि इसने साथ दिया है या इसने कोई वेपन छुपाया है या उसका ये सुन दोस्त लीजिए है, सुन बस लीजिए इतना। सुन लीजिए, शक की बुनियाद यही है ना कि या ये हम्म करके है जुर्म या करने जा रहा है। हम्म। वो उसमें मुलव्वस है या नहीं है वो ट्रायल में साबित होगा, लेकिन सही। पुलिस ऑफिसर शक की बुनियाद पे उसको अरेस्ट भी कर सकता है और गिरफ्तारी भी डाल सकता है। ये है पॉइंट। तो वो मारने वाला? नहीं, मारने के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 पढ़ लें। हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर हल्का सा थप्पड़ भी मारता है तो 3 साल की सजा है। साबित नहीं ना होता, अगर तशद्दुद हुआ हो, उसके मारपीट के निशान होते हैं, उसका मेडिकल करवाना पड़ता है, और अंडर कस्टडी अगर मेडिकल आ जाता है कि वाकई इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उस वक्त वो अंडर कस्टडी था, तो यही तस्वुर किया जाएगा कि पुलिस वाले ने मारा है। अब हमारा जैसे अभी कुछ था, कचहरी में थी तो हमारा केस आया था, उसमें एक ऐसे बच्चे को पकड़ा, उन्होंने मारा भी, तो पुलिस वालों ने पैसा लेके उसको छोड़ दिया। अब वो पुलिस वालों पे दोबारा पर्चा करवा सकता है, उसके पास सबूत भी है। देखिए, पुलिस पे पर्चा करवाने का फायदा आपको नहीं है, क्योंकि पर्चा करवाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। पुलिस वालों पे जब भी वो करना है तो है। इस्तगासा करें, सही। इस्तगासा करें, इनका ट्रायल सिर्फ कोर्ट में चले, इन्वेस्टिगेशन भी कोर्ट में, इंक्वायरी भी कोर्ट में, सब कुछ कोर्ट में, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करेगी एफआईआर होने के बाद वो खारिज हो जाएगा। सही। अल्लाह हाफिज।